कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक परफेक्ट लीडर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था पहले, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया, जिसके बाद वो अपनी आधी ज़िंदगी ख़राब चेहरे के साथ जीने लगा। इस कहानी में हमें बताया जाता है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका कि पहले बहुत बेकार चेहरा था, वो मरने के बाद एंशिएंट टाइम में रीइंकार्नेट हो जाता है एंड वहाँ पर वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी एंशिएंट लाइफ में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या उसे अपने हैंडसम चेहरे के साथ काम करना चाहिए या फिर उसे खुद के लिए एक रिच वाइफ ढूंढनी चाहिए। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर शेन लैंग की। एपिसोड नंबर 1 अब यहाँ से शुरू होता है। इस मानवा की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अगर तुम्हारे पास अच्छा चेहरा ना हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चेहरे से परखी जाती है। जो लोग अच्छे नहीं दिखते उन्हें प्यार मिलने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। हालांकि अगर उनके पास पैसा हो तो उनकी जिंदगी थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन कभी कभार अगर तुम्हारा चेहरा ज्यादा ही बदसूरत हो तो पैसों के साथ भी तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। और इसी कारण से हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा, सबकी मदद करेगा, जिससे कि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सके। 20 सालों तक हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत छोटे और वॉर टॉर्न कंट्रीज में काम किया है। वॉर टॉर्न कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पर लगातार वॉर चल रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर दिन रात ऑपरेशंस में लगा रहा और वो काफी ज्यादा मेहनत करता रहा। 20 सालों बाद फाइनली उसके काम सभी की नजरों में आने लगे, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी उसके काम की तारीफ की। हालांकि इतना अच्छा आदमी होने के बावजूद भी कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब एक बार जब हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी ही वॉर टॉर्न कंट्री में काम कर रहा होता है उनके आर्मी को हील करने के लिए, तो एक दिन उनके ऊपर एक मिसाइल आने लगती है। उस मिसाइल को देखकर सभी सर्जन्स घबरा जाते हैं। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उस मिसाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो मिसाइल ही फाइनली उसे इस घटिया चेहरे से आजाद कर सकती थी। मिसाइल के उस आर्मी कैंप पे पड़ते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके में सभी लोग मारे जाते हैं। मरते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैं कभी दोबारा से जिंदा हुआ तो मुझे एक प्रिटी फेस चाहिए ताकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों के साथ अपना समय बिता सकूं। ये हमारे मेन कैरेक्टर की एक आखिरी विश होती है। अब अचानक से हमें एक रूम दिखाया जाता है। ये रूम काफी ज्यादा एंशिएंट दिख रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं। वो अपने आसपास देखता है। उसके आसपास काफी ज्यादा धूप होती है। हमारा मेन कैरेक्टर समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी अभी तो उनके ऊपर एक मिसाइल गिर गई थी। वो अपने कपड़े चेक करता है, रूम में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ पर है। अब घूमते घूमते वो एक शीशे के पास पहुंचता है, जहाँ पर जाकर वो अपनी शक्ल देखता है। उसकी शक्ल बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो पहले की तरह बदसूरत नहीं होता और वो काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा होता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो सपना देख रहा है या फिर ये हकीकत है। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यही चीज डिजर्व करता है। अब तभी अचानक से उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जो उस बॉडी का पुराना ओनर होता है, ये मेमोरीज उसकी होती हैं। इस बॉडी का जो पुराना ओनर होता है उसका नाम और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है, शेन लैंग। शेन लैंग को उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे। उसे सभी लोग चिढ़ाया करते थे और उसे वीक लूजर कहा करते थे। यहाँ तक 10 साल पढ़ने के बावजूद भी वो वर्ड्स को लिखना पढ़ना नहीं सीख पाया, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसे सभी लोग काफी ज्यादा बुरा भला कहते हैं। शेन लैंग जो हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, अब वो बात करता है कि इस बॉडी का जो पुराना ओनर होता है वो प्रिटी फेस के साथ भी लोगों को उसे हेट करने पर मजबूर कर देता है। ये चीज शेन लैंग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। यहाँ तक कि एक वुमेन जिसे कि शेन लैंग ने 2 साल पहले देखा था, वो अभी भी उसके साथ ऑब्सेस्ड होता है। जिस औरत के प्यार में शेन लैंग पड़ा होता है वो शू फैमिली की डॉटर होती है। जिस औरत के साथ शेन लैंग ऑब्सेस्ड होता है वो उससे शादी कर लेती है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उस औरत को एक स्ट्रेंज बीमारी होती है और शादी करने के बाद क्योंकि उसकी ये बीमारी दूर होने वाली होती है, इसीलिए वो शेन लैंग द इडियट से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन समय के साथ साथ शेन लैंग शू फैमिली में सिर्फ मजाक का एक जरिया बन जाता है। यहाँ तक कि शू फैमिली के सर्वेंट्स भी शेन लैंग पर काफी ज्यादा हंसते हैं। लेकिन किस्मत से शू फैमिली जो होती है वो बाद में चलकर बुलिंग को रोक देती है और वो शेन के साथ तमीज से बात करने लगती है। हालांकि शेन लैंग एंड वो वुमेन जिससे कि शेन लैंग ऑब्सेस्ड होता है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि शेन लैंग के लिए उस औरत का चेहरा देखना ही बहुत होता है। लेकिन आधे महीने पहले ही शेन लैंग काफी ज्यादा बीमार हो गया, जिसके बाद उसकी वाइफ
जिसका नाम क्वैन क्वैन है, वो शेनलैन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर्स को हायर करने लगी। लेकिन ये चीज भी काम नहीं आई, और क्योंकि शेनलैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो आज के दिन ही शेनलैन मारा गया। और इसी वजह से आज के दिन हमारे मेन कैरेक्टर शेनलैंग को ये बॉडी मिली है। शेनलैंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो एक रिच फैमिली का सन इन लॉ जो होता है। शेनलैंग को विश्वास नहीं हो रहा होता एंड वो भगवान को इस चीज के लिए शुक्रिया कहता है। तभी वो दरवाजे के बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनता है, जिसके बाद दौड़ते हुए वो दरवाजे के पास जाता है एंड वो दरवाजे के बाहर देखने लगता है, जहाँ पर कि दो औरतें बात कर रही होती है कि शेनलैंग आज मर चुका होगा। वो यहाँ तक नहीं रुकते, वो हंसते हुए कहते हैं कि शेनलैंग को कब का मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो शू फैमिली के सन इन लॉ होने के नाम पर एक धब्बा था। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बात करती है कि कैसे लास्ट टाइम यंग लेडी यानी कि क्वैन क्वैन ने शेनलैंग की दवाई में कुछ मिला दिया था। दूसरी लेडी उस लेडी से कहती है कि इस तरह से बात मत करो, क्योंकि शू फैमिली को इस तरह की बातें पसंद नहीं है। अब वो दोनों जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती हैं एंड देखती हैं कि शेनलैंग मर चुका है या नहीं, तो वो लोग हैरान हो जाती हैं क्योंकि शेनलैंग उनके सामने सही सलामत खड़ा होता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। शेनलैंग को देखकर वो दोनों लड़कियां चिल्लाते हुए कहती हैं वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर शेनलैंग भी हैरान हो जाता है। शेनलैंग अपने मन के अंदर कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। शेनलैंग को समझ में आता है कि शू फैमिली का सन इन लॉ बनना इतना भी बढ़िया बात नहीं है। शेनलैंग सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। शेनलैंग का अब दोबारा से सरदर्द होने लगता है। शेनलैंग जैसे ही अपने ब्रेन में फोकस करता है तो उसे अपने सामने एक लैपटॉप दिखाई देता है। वो लैपटॉप एग्जैक्टली उसके कंप्यूटर की तरह होता है जिसे कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में छोड़ा था। शेनलैंग को महसूस होता है कि ना केवल उसका कंप्यूटर उसके सामने है, बल्कि उसकी आंखें जो हैं वो पुरानी आंखों की तरह नहीं है। इसका मतलब उसकी आंखों में एक एक्सरे विजन है जिससे कि वो चीजों के आर पार की चीजें देख सकता है। शेनलैंग इस चीज को अपने सामने पड़े हुए एक टेबल में ट्राई करता है एंड उसे उस टेबल के अंदर की चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। शेनलैंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी आंखों में एक्सरे विजन कैसे है। तभी उसे समझ में आता है कि वो इक्विपमेंट जिससे कि वो पेशेंट की बॉडी के अंदर देखा करते थे, यानी कि एक एक्सरे मशीन का इफेक्ट वो उसकी आंखों में आ चुका है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसका कंप्यूटर एंड वो एक्सरे मशीन उसके साथ यहाँ तक ट्रैवल कैसे करके आ गई। शेनलैंग अब सोचने लगता है कि क्योंकि अब ये दोनों चीजें उसके बॉडी के अंदर हैं, तो क्या वो उन दोनों को कंबाइन कर सकता है। एंड कुछ समय बाद वो सक्सेसफुली उन दोनों चीजों को यानी कि कंप्यूटर एंड एक्सरे मशीन को कंबाइन कर देता है, जिसके बाद जिस भी चीज पर शेनलैंग देखता उसे उस चीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने लगती एंड ये चीज शेनलैंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसी दौरान वहां पर क्वैन क्वैन आती है। शेनलैंग सामने देखता है एंड उसे समझ में आता है कि ये तो उसकी वाइफ है। शेनलैंग की वाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। शेनलैंग की वाइफ क्वैन क्वैन रूम में आते ही शेनलैंग से कहती है कि उसे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ शेनलैंग, जो कि पुराना वाला शेनलैंग अब नहीं होता, वो अपनी वाइफ को देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ काफी ज्यादा हॉट होती है। जो क्वैन क्वैन होती है वो डॉक्टर से कहकर अब शेनलैंग को चेक करने के लिए कहती है, जिसके बाद डॉक्टर शेनलैंग के पास आता है एंड वो उसे चेक करने लगता है। वो डॉक्टर चेक करने के बाद हैरानी के साथ क्वैन क्वैन को बताता है कि शेनलैंग की बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। ये सुनकर क्वैन क्वैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है लेकिन शेनलैंग तो काफी ज्यादा बीमार था कल। क्वैन क्वैन अब खुद को संभालती है, हालांकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि शेनलैंग अभी तक मरा नहीं है, लेकिन अब वो एक्टिंग करती है। जिसके बाद वो शेनलैंग से कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, लेकिन शेनलैंग को समझ में आ चुका होता है कि ये नाटक कर रही है। अब क्वैन क्वैन, जो डॉक्टर उसके बगल में खड़ा होता है, उसे कहती है कि उससे अपने पति से कुछ बात करनी है अकेले में। क्वैन क्वैन की बात सुनने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। क्वैन क्वैन अब शेनलैंग के पास आती है एंड वो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि शेनलैंग अब ठीक हो चुका है। वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश है। शेनलैंग क्वैन क्वैन को नाटक करता हुआ देखकर समझ जाता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है कि जो इस बॉडी का प्रीवियस ओनर था उसकी मेमोरीज से क्वैन क्वैन अब बिल्कुल अलग है। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा फेक है, यहाँ तक कि उसका शेनलैंग की बीमारी से भी कुछ लेना देना है। शेनलैंग भी अब क्वैन क्वैन से कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा। जिसके बाद क्वैन क्वैन हाँफते हुए अब शेनलैंग से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो काफ़ी बार हमारे घर पर आए ताकि वो तुम्हें वापस लेकर जा सकें। तुम्हारी मॉम मेरे घुटनों पर पड़ गई। वो कहने लगी कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। कितनी बुरी बात है ना। क्वैन क्वैन ये सब ऐसा इसीलिए कह पा रही होती है क्योंकि शेनलैंग की बॉडी का जो प्रीवियस ओनर होता है वो कंप्लीट इडियट होता है, जिससे की बातों की समझ भी नहीं होती। लेकिन शेनलैंग को ये सारी बातें समझ में आ रही होती हैं। शेनलैंग क्वैन क्वैन की बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है क्या बकवास है, लेकिन मैं एक इडियट हूँ, इसीलिए मुझे अभी ऐसा दिखावा करना होगा कि मैं इसकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ।
क्वेन क्वेन ये सब इसीलिए कह रही होती है क्योंकि उसे शेनलैंग को अपने घर से भगाना होता है, लेकिन शेनलैंग एक इडियट की तरह एक्ट करके क्वेन क्वेन के आइडिया पर पानी फेर देता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि शेनलैंग एक सिंपल हिंट को भी नहीं समझ पा रहा है। तभी वहाँ से एक और नौजवान लड़का आता है जो कि दरवाजे पर लात मारकर दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वो क्वेन क्वेन से कहता है, ये बेवकूफ़ तुम्हारी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है। जो आदमी बाहर से आ रहा होता है उसका नाम जैंग जिन होता है। जिन जैंग चोंग का बेटा होता है और उसकी उम्र 24 साल होती है। जिन क्वेन क्वेन के पास आता है एंड उसे किस करता है शेनलैंग के सामने, नॉट फॉरगेटिंग कि ये सभी लोग अभी भी शेनलैंग को एक बेवकूफ़ी समझते हैं। जिन अब शेनलैंग से कहता है, मिस सू यानी कि क्वेन क्वेन जो है वो मेरी फैंसी है, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए अपनी फैमिली के पास अब वापस चले जाओ, वो अब मेरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के भगा दूँ, तुम निकल जाओ। ये सुनकर शेनलैंग हैरान हो जाता है एंड वो कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। शेनलैंग सोचने लगता है कि यहाँ पर उसे एक दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो उसे अब डिवोर्स देने चली है। जब क्वेन क्वेन काफ़ी ज़्यादा बीमार थी तो शेनलैंग जैसा बेवकूफ़ ही सिर्फ क्वेन क्वेन से शादी करने के लिए राजी हुआ, लेकिन जब क्वेन क्वेन ठीक होने लगी तो क्वेन क्वेन का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अब क्वेन क्वेन शेनलैंग के पास बैठती है एंड नाटक करते हुए उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम अच्छे हो लेकिन हम दोनों की जोड़ी नहीं बनती, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। शेनलैंग इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आखिर क्या मजाक चल रहा है। यहाँ तक कि अब ये लोग मुझे लात मार के बाहर भी निकाल रहे हैं, मुझे बाहर सरवाइव करने के बारे में सोचना होगा। शेनलैंग इन्हीं चीज़ों को अपने मन के अंदर रखता है, जिसके बाद वो कहता है मैं घर वापस जाऊँगा। ये सुनकर जिन कहता है ठीक है, यहाँ से 1 घंटे के अंदर निकल जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा उसका इंजाम मुझ पर नहीं आना चाहिए। जिन अब क्वेन क्वेन के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद शेनलैंग एक अलग ही खुशी में होता है। शेनलैंग अपनी जगह से जल्दी से खड़ा होता है एंड मिरर के पास जाता है एंड अपनी शक्ल को देखते हुए कहता है, जिन को मुझे ये बात बताने की दोबारा से जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा इस खूबसूरत चेहरे के साथ, मेरे लिए नई वाइफ ढूंढना मुश्किल नहीं। अब जब शेनलैंग अपने चेहरे को शीशे में देख रहा होता है तभी बाहर से उसे जिन की आवाज आती है। जिन क्वेन क्वेन से बात कर रहा होता है। जिन क्वेन क्वेन से कहता है कि उन्हें जल्दी से ही शादी करनी होगी क्योंकि जूशीज फैमिली जो है वो बहुत जल्दी ही स्वानवू कंट्री में आ रही है और उनकी पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा हाई है, और अगर उनकी शादी हो जाती है तो जिन इन क्वेन क्वेन की शादी जो है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। क्वेन क्वेन जिन से कहती है कि स्वानवूज मैंशन की जो जिन मूल्यान है वो काफी ज्यादा घमंडी है और वो कभी भी उनकी मीटिंग्स में नहीं आई है। जिन क्वेन क्वेन को कहता है कि जिन म्यूलन फैमिली जो है वो हजारों सालों से एक पावरफुल और नोबल फैमिली रही है, इसीलिए जो प्रिंसेस का मैरिज प्रपोजल है वो अभी भी एक सीक्रेट है। जिन क्वेन क्वेन से कहता है कि इस चीज को वो बाहर लीक ना होने दे। हालांकि शन इस बात को सुन चुका होता है, जिसके बाद शन डिसाइड करता है कि वो जिन म्यूलन को अपनी वाइफ बनाएगा और बाद में वो शू फैमिली से बदला लेगा। कुछ समय बाद जब शन अपने कपड़ों को ठीक से पैक नहीं कर पाता है तो उसे शू फैमिली के सर्वेंट्स लात मार के शू फैमिली के घर से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि वो उस पर ये झूठा इल्जाम भी लगा लेते हैं कि शन ने शू फैमिली के घर से चोरी की है और वहाँ की मेड्स को मोलेस्ट किया है। शन को ये सारी चीजें समझ में आ रही होती हैं कि उस पर ये इल्जाम क्यों डाला गया है। शन के ऊपर ये इल्जाम इसीलिए लगाया गया होता है ताकि शू फैमिली की जो एल्डेस्ट डॉटर यानी कि क्वेन क्वेन है वो दूसरी शादी आराम से कर पाए। हालांकि शन को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि शन को पता होता है कि वो अपने इस हैंडसम फेस के साथ ओनली नोबल ब्यूटीज को ही डिजर्व करता है। अब शन वहां से एक इडियट की तरह एक्ट करके जाने लगता है। दूसरी ओर शू फैमिली के जो हेड होते हैं जिनका नाम शू गुआंगयुन होता है, वो अपने एक सर्वेंट से एक प्लान को अरेंज करने की बात करते हैं, जिन पे कि उनका सर्वेंट कहता है कि प्लान जो है वो अरेंज हो चुका है। क्वेन क्वेन भी वहीं पर होती है। क्वेन क्वेन अपने फादर से कहती है कि क्या ये चीज जो कि उन्होंने आज प्लान की है अगर वो आज करते हैं तो ये चीज तो क्वेन क्वेन के रेपुटेशन पर इफेक्ट करेगी। हालांकि क्वेन क्वेन के फादर उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसी तरीके से जैंग जिन जो है वो उससे शादी करेगा और वही उनके लिए एक बेस्ट सन इन लॉ होगा। क्वेन क्वेन अपने फादर की बात मानती है। शेनलैंग शू फैमिली को उसके साथ ऐसा बर्ताव करता देख कहता है कि इन्होंने भले ही मुझे एक रैंडम सर्वेंट की तरह बाहर फिकवा दिया हो,
लेकिन एक सर्वेंट के पास मेरी तरह खूबसूरत चेहरा कैसे हो सकता है। शेनलैंग अब अपने घर पे जाने के बारे में सोचता है। शेनलैंग अपने घर की ओर जा रहा होता है। उसका घर जंगलों से होकर होता है, इसीलिए रात के समय पर शेनलैंग को जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वो जंगल से होकर गुजर रहा होता है तभी उसके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि शेनलैंग को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। शेनलैंग अपने आसपास देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो इतने लोगों से अकेले तो नहीं लड़ सकता, इसीलिए शेनलैंग कोई हाथापाई नहीं करता। जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड अपने साथ लेकर जाने लगता है। शेनलैंग के मुंह पर पट्टी बंधी होती है। अब तभी शेनलैंग देखता है कि जिन गुंडों ने उसे पकड़ा है वो लोग एक खड्डा खोद रहे हैं एंड उसे जिंदा उसके अंदर दफनाने की बात कर रहे हैं। शेनलैंग बेचारा कहता है कि अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है और तो और अभी लोग उसे जिंदा दफनाने वाले हैं। तभी वहाँ पर उन गुंडों का बॉस आता है जो कि उन गुंडों से ये कहता है कि इस चीज का ख्याल रखना कि शेनलैंग पूरी तरह से जल चुका हो। शेनलैंग इस बात को सुनकर और ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद शेनलैंग जैसे ही उस आदमी को देखता है तो उस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज से उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम टियानहेंग होता है जो कि ब्लैक क्लोथ्स गैंग का लीडर होता है। उसकी उम्र 35 साल होती है और उसने अभी तक 279 लोगों को मारा होता है। हालांकि देयर इज अ थिंग अबाउट टियानहेंग। टियानहेंग के लंग्स के पास में एक नीडल होती है, यानी कि एक सुई होती है जो कि धीरे धीरे करके टियानहेंग की जान ले रही होती है। शेनलैंग ध्यान से इस चीज को देखता है। शेन को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर टियान उसे कहता है कि हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि हमसे करने को कहा गया है। हालांकि इस चीज के बावजूद भी शेन टियानहेंग को घूर रहा होता है। जिसके बाद टियानहेंग शेन के करीब आ जाता है एंड उसके मुंह से पट्टी हटाते हुए उसे कहता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो। शेन टियानहेंग को बताता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नीडल है जिसे कि अगर तुमने नहीं निकाला तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। वो नीडल तुम्हारे लंग्स के अंदर है और अब वो तुम्हारे ब्रेन में एंटर करेगी, जिसके बाद तुम मारे जाओगे। इस बात को सुनकर टियानहेंग के साथ ही हैरान हो जाते हैं। टियानहेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है इस चीज को सुनकर, क्योंकि ये चीज उसके वाइफ तक को पता नहीं होती, लेकिन शेन को ये बात पता होती है। टियानहेंग अब शेन के पास आ जाता है एंड उसे कहता है, लोग तुम्हें बेवकूफ कहते हैं लेकिन लगता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। शेन टियानहेंग से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। टियानहेंग इस बात को सुनकर कहता है, तुम मेरी मदद तभी करोगे जब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, है ना? लेकिन क्या तुम मुझसे ये चीज नहीं पूछोगे कि तुम्हें मारने के लिए मुझसे किसने कहा है? शेन इस बात को सुनकर कहता है, इस चीज को गैस करना इतना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर टियानहेंग खड़ा होता है एंड कॉन्फिडेंटली शेन से कहता है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। इस बात को सुनकर शेन खुद से कहता है कि टियानहेंग खुद को मरने देगा लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर टियानहेंग शेन को बताता है कि उसकी फैमिली ने 3 महीने पहले 5 गोल्ड कॉइन्स का उधार लिया था, लेकिन अभी तक वो 5 गोल्ड कॉइन्स एंड उसका इंटरेस्ट मिलाकर अब 100 गोल्ड कॉइन्स हो गए हैं, जिन्हें की शेन की फैमिली को वापस देना है। टियानहेंग शेन को बताता है कि वो इसी वजह से उसे मार रहा है क्योंकि उसकी फैमिली ने पैसे चुकते नहीं किए हैं। शेनलैंग को अब याद आता है कि 3 महीने पहले इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के डैड शू फैमिली में शेनलैंग को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन शू फैमिली ने उन्हें काफी ज्यादा मारा और घर से बाहर निकाल दिया। और क्योंकि शेनलैंग के डैड को इतनी ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसी वजह से उन्होंने पैसे उधार मांगे ताकि वो उनके डैड को ठीक कर सकें। प्रेजेंट में शेनलैंग को इसलिए भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर शेनलैंग होता है वो सच में एक मजाक होता है। वो एक लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को ही भूल चुका होता है। शेनलैंग अब सोचने लगता है कि वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकता है। दूसरी तरफ टियानहेंग उसके पास आ जाता है एंड वो उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद बहुत जल्दी तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें फॉलो करेंगे। शेनलैंग अब अपने भाई एंड पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है। टियानहेंग अब शेन को जलाने के बजाय उसका सर कटवाने की बात करता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ शेन के भाई के साथ होती है, ना कि शेन के साथ, और इसीलिए वो शेन से कहता है कि वो उसे जलाने के बजाय उसका सर काटने वाला है। जिसके बाद टियानहेंग अपने आदमी को शेन का सर काटने का ऑर्डर देता है। उसका आदमी एक स्वॉर्ड को लेता है एंड उसे शेन के सर के ऊपर स्विंग करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शेन के सर को टच कर पाए, शेन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ये सुनकर जिस आदमी के हाथ में स्वॉर्ड होती है वो रुक जाता है एंड वो अब टियानहेंग की तरफ देखने लगता है। शेन अब चिल्लाते हुए कहता है कि वो 10 दिन में 1000 गोल्ड कॉइन्स देगा। शेन की बात को सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग शांत हो जाते हैं एंड अब वो लोग अपने बॉस टियानहेंग की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि टियानहेंग अब शेन से कहता है, 3 दिन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे सकता हूँ।
टियानहेंग की 3 दिन वाली बात को सुनकर शन को समझ में आता है कि शायद टियानहेंग ने शू फैमिली के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है और शायद से इस एग्रीमेंट में ये होगा कि अगर 3 दिन के अंदर टियानहेंग उसे मार पाता है तो उसे शू फैमिली 100 गोल्ड कॉइन्स देगी। शन अब टियानहेंग के साथ एक डील सेट कर लेता है, जिसके बाद टियानहेंग अपने आदमियों से कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन जाते हुए उसे एक रिटर्न सर्टिफिकेट दो इस चीज का। इस चीज पर टियानहेंग के आदमियों से कहते हैं कि उनके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके बाद शन को मजबूरी में आकर अपने कपड़े को फाड़कर अपनी उंगली से खून निकालकर एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसपे कि वो लिखता है कि वो 3 दिन के अंदर टियानहेंग के गैंग को 1000 सिल्वर कॉइन्स देगा। शेनलिंग को ऐसा करता देख टियानहेंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि शेनलिंग ऐसा कर रहा है। जाते हुए टियानहेंग शन को धमकी देता है कि अगर वो 3 दिन के अंदर उसे 1000 कॉइन्स नहीं लेकर देता है तो उसकी वो पूरी फैमिली को मार देगा। इतना कहकर वो अपने 2 आदमियों को शेनलिंग के पीछे भेज देता है। देर रात को शेनलिंग अभी भी अपने घर की ओर जा रहा होता है। शन रास्ते में चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है एंड अब वो सोचने लगता है कि वो 3 दिन में 1000 गोल्ड कॉइन्स कैसे इकट्ठा करेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शेनलिंग बात करता है कि वो अपने इस आइडिया के साथ न केवल 1000 गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा कर पाएगा, बल्कि वो शू फैमिली से रिवेंज भी ले पाएगा और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, जिससे कि एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। शन को वहाँ पर रुका हुआ देखकर पीछे से वो दोनों गुंडे आते हैं एंड उसे कहते हैं कि वो वहाँ पर क्यों रुका है, जिसके बाद उसे आगे चलने के लिए कहते हैं। शन अब अपने घर की तरफ जाते हुए सोचने लगता है कि वो 3 महीनों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है, तो पेरेंट्स से मिलने के बाद उसे कैसे रिएक्ट करना है। ये जो दुनिया होती है, इस दुनिया में मिलिट्री को सभी चीज़ों के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए शेनलिंग का जो विलेज होता है वहाँ पर भी एक हेड फोर्ट होता है, यानी कि एक किला होता है जहाँ पर आर्मी वाले होते हैं। ये जो आर्मी वाले होते हैं ये विलेज की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। हालांकि ज़्यादातर विलेजर्स जो होते हैं वो इस विलेज में रिवर के पास रहते हैं, लेकिन सिर्फ शन की ही फैमिली होती है जो कि विलेज से दूर माउंटेन साइड की तरफ अकेले रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शन की फैमिली इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि 10 साल पहले ही यहाँ पर आए होते हैं, और इसी वजह से शन की फैमिली वाले कभी भी लोकल विलेजर्स से बात नहीं कर पाए। शन अपने घर की ओर जाता है। दूसरी ओर शेनलिंग के घर पर उसके डैड ब्लड को खांसते हुए उठते हैं। शन के फादर बात करते हैं कि दोबारा से शू फैमिली के घर पर शन को वापस लेने के लिए जा रही हैं। हालांकि उनकी इस हालत को देखकर उनकी वाइफ उन्हें ये करने से मना कर देती है, जिसके बाद शन के फादर कहते हैं कि वो कल दोबारा से शू फैमिली के घर पर जाएंगे, और अगर शू फैमिली शन को देने से मना कर देती है तो वो उनके गेट पर ही मर जाएंगे। उनकी इस हालत को देखकर उनकी वाइफ भी काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी शन का भाई अपने बिस्तर पर जागता है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो क्रचेस लेने जा रहा है, जिसके बाद वो शू फैमिली के घर पर जाएगा और अपने भाई को वहाँ से कल लेकर आएगा। शन अपने घर के बाहर से इन सारी बातों को सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपने घर के दरवाजे को खोलता है एंड अपने माँ बाप के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है एंड अपने मॉम डैड से कहता है कि उनका बेटा वापस आ चुका है। शन फैमिली ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शन के मॉम शन के पास जाते हैं एंड रोते हुए उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। शन अपने मॉम से कहता है कि वो सच में वापस आ चुका है, जिसके बाद शन दोबारा से अपने सर को झुकाता है अपने मॉम डैड के सामने एंड उनसे माफी मांगता है, लेकिन इसके बावजूद शन के मॉम उसे गले लगा लेते हैं एंड काफी ज्यादा रोते हैं। शन को ये सब करता देख उनकी मॉम को फील होता है कि शन अब थोड़ा समझदार हो चुका है। शन अब अपने पेरेंट्स से वादा करता है कि वो कभी भी शू फैमिली के घर पर नहीं जाएगा। ये देखकर उसके डैड भी खुश होते हैं एंड ये भी कहते हैं कि शन पहले से थोड़ा अलग है, वो पहले ऐसी बात नहीं किया करता था, अब शन समझदार हो चुका है। तभी शन का छोटा भाई शन से कहता है कि क्या शू फैमिली ने उसे बाहर निकाल दिया है। शन अपना सर हिलाता है एंड हाँ कहता है। शन की मदर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं कि शू फैमिली ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि शू फैमिली वाले काफी ज्यादा बेकार लोग थे। शन की मदर उसे कहते हैं कि वो एंड उनका भाई जो है वो हमेशा शन को सपोर्ट करते रहेंगे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। शन अपनी मदर की चिंता को देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि शायद से उसकी मदर ये सोच रहे हैं कि शन इस गरीब हालात में नहीं रह पाएगा। शन की मदर आगे उसे बताते हैं कि जब उसके फादर एंड ब्रदर ठीक हो जाएंगे तो वो पैसे कमाएंगे ताकि वो शन के लिए एक वाइफ लेकर आ सके, क्योंकि शन को सिर्फ वाइफ चाहिए थी पहले और इसकी वजह से ही उसने शू फैमिली में शादी की थी। शन के मदर शन से कहते हैं कि जो विलेज की विडो लू है उसके बारे में उसका क्या ख्याल है। वो उससे 3 साल बड़ी है, वो खूबसूरत है और दूसरों को प्यार करती है। शन इस चीज के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी उसके लिए एक वाइफ अरेंज कर दी है। शन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो एक वाइफ की तलाश में अभी नहीं है, जिसके बाद शन अपने फादर के पास जाता है एंड अपने फादर को एग्जामिन करता है। शन अपने फादर के सर पर हाथ रखता है, जिसके बाद शन को पता चलता है कि उसके फादर को बुखार है और उनकी पूरी बॉडी इस बुखार की वजह से जल रही है। शन को पता चलता है कि उसके डैड के लंग्स एंड स्टमक में चोट आई
है और उनके रिब्स की हड्डियां भी टूट चुकी हैं। हालांकि 3 मंथ के ग्रोथ के बावजूद भी ये रिब्स जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये रिब्स जो हैं वो टूटने की वजह से अब अनइवन हो चुकी हैं। शन बात करता है कि कैसे उनके फादर की इसी हालत पर उसके छोटे भाई को उधार लेकर आना पड़ा था। शन अब अपने फादर को क्योर करने के प्रोसेस के बारे में सोचता है। अब क्योंकि शन एक मेडिकल जीनियस होता है तो उसे सारी चीजों के बारे में पता होता है कि कैसे वो इस चीज को फिक्स कर सकता है। जिसके बाद शन बात करता है कि उसे कल अपने फादर्स के लिए हर्ब्स को लेने के लिए जाना होगा। अब शन अपने छोटे भाई के पास जाता है एंड उसे उसका पैर दिखाने के लिए कहता है। शन को अपने एक्सरे विजन की मदद से पता चलता है कि उसके भाई का पैर टूट चुका है और अगर उसमें ज्यादा देर तक सूजन रही तो ये खतरे की बात होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसके भाई की ब्रोकन बोन्स जो हैं वो अभी भी फ्लैट हैं और तो और इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ शन का छोटा भाई उसे कहता है कि क्या उसे इस चीज की चिंता हो रही है कि वो उसकी शादी के लिए दहेज नहीं देंगे। शन का छोटा भाई मुस्कुराते हुए शन से कहता है कि जब उसका पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो वो श्वानवू सिटी में गया और पैसे कमाने के लिए वो अपने आप को एक वैगन या फिर कैरेज के सामने ले आता था ताकि वो उस वैगन के ओनर को ब्लैकमेल कर सके। अपने भाई की बात सुनने के बाद शन उसे कहता है कि अगर वो जल्दी से अपने पैर को ठीक नहीं करेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। शन अपने छोटे भाई से पूछता है कि उसे चोट कब लगी थी, जिसका जवाब उसका भाई हंसते हुए देता है। वो कहता है कि 2 दिन पहले जब वो शू फैमिली के घर पर गया था तो गार्ड्स ने उसे बाहर फेंक दिया। जिसके बाद जब वो घर वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने उस पर छुपकर हमला कर दिया और इस फाइट में उसकी टांगे तोड़ दी गई। शन अपने भाई की बात सुनकर उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। दूसरी ओर टियानेंग के दोनों आदमी अभी भी शन के घर के बाहर ही होते हैं। अगली सुबह शन माउंटेन में हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जाता है। हर्ब्स को ढूंढने में उसे पूरा दिन निकल जाता है। शाम को जब शन अपने घर पर आता है तो वो अपने घर पर टिश्यूज, नाइफ्स और नीडल्स को पानी के अंदर बॉईल करने लगता है और तो और वो एक रूम में काफी ज्यादा कैंडल्स को जला देता है ताकि वो एक पुराने जमाने का ऑपरेटिंग रूम बना पाए और वहाँ पर अपने डैड एंड भाई को ट्रीट कर पाए। शन अपने डैड को ट्रीट करना शुरू करता है। अब क्योंकि शन अपने प्रीवियस लाइफ में एक मेडिकल जीनियस था तो सक्सेसफुली अपने भाई के पैर की टूटी हुई हड्डियों को एंड अपने डैड के लंग को जहाँ पर खून जमा हुआ था उसे ठीक कर लेता है। शन की फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है एंड ये देखकर काफी ज्यादा हैरान भी। अब जैसे ही शन की फैमिली देखती है कि शन कितना ज्यादा समझदार और क्लेवर है तो वो लोग सोचते हैं कि अब वो शन की शादी एक विडो से नहीं करवाएंगे। शन की फैमिली अब थोड़ा बड़ा सोचने लगते हैं। जिसके बाद शन की मदर शन को सजेस्ट करती है कि वो लोग एक डॉक्टर का ऑफिस खोल लेंगे, जिसके बाद जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो वो शन की शादी विलेज के हेडमैन की बेटी से करवा देंगे। हालांकि शन को ये आइडिया थोड़ा पसंद नहीं आता। जिसके बाद शन अपने फैमिली वालों से कहता है कि वो बाहर थोड़ी खुली हवा में जा रहा है। शन जैसे ही बाहर जाता है तभी वो दोनों गुंडे उसके पास वापस आ जाते हैं एंड वो उसे याद दिलाते हैं कि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं 1000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए। शन अब उन गुंडों से मिलने के बाद दोबारा अपने घर पर वापस आ जाता है। उन गुंडों से बातचीत करने के बाद शन का अच्छा मूड अब गायब हो चुका था। शन जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तभी उसके पास उसकी मदर आ जाती हैं, जिनके हाथ में एक मेटल बेसिन होता है एंड उसके अंदर मेडिसिनल पानी होता है। शन की मदर शन के पैरों को धोने की बात करते हैं। ये देखकर शन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अपनी मॉम से अपना पैर कौन ही धुलाता है। शन इस चीज को देखते हुए अपनी मॉम के हाथों से उस मेटल बेसिन को लेता है एंड कहता है कि वो खुद अपने पैर धो लेगा। ये देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड अब वो रोते हुए शन से कहते हैं कि उनके हाथ क्लीन है। अब क्योंकि पहले वाले शन को अपनी मॉम के हाथों से पैर धुलवाना पसंद होता है तो इस वजह से ये सब हो रहा होता है। शन सोचता है कि अगर उसकी मदर को ऐसा लगा कि वो शू फैमिली में काफी ज्यादा अमीरों की जिंदगी जीता था तो पहले तो उनको ये चीज पसंद नहीं है और दूसरी बात ये चीज सोचकर उन्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। शन ये चीज सोचकर अपनी मॉम से अपने पैर धुलवाने लगता है। शन के मॉम शन के पैर धोते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर शन डिसाइड करता है कि पिछले शन ने जितने भी गलतियां की हैं वो उन सभी की भरपाई करेगा और अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खुश रखेगा। शन अब मन ही मन में पुराने शन की इस फैमिली को अपनी रियल फैमिली मानने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब शन अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है
तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो गुंडे जो कि शन के पीछे पड़े होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। एक गुंडा शन को बताता है कि उसके पास टाइम काफी ज्यादा कम पड़ा है। वो गुंडा शन को पैसे कमाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर शन की मदर आ जाती हैं एंड वो शन से पूछने लगती हैं कि क्या हुआ। शन अपनी मदर से कहता है कि उसके 2 दोस्त जो हैं वो उससे मिलने के लिए आए हैं। शन के मदर ये देखकर कि वो दोनों शन के दोस्त हैं, उन दोनों को खाने पर इनवाइट करते हैं, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी खाना खा लिया है। अब क्योंकि उस बदमाश ने ये चीज काफी ज्यादा प्यार से कही होती है तो ये चीज देखकर शन हैरान हो जाता है। अब शन अपनी मदर से कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सिटी में जा रहा है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहाँ पर एक पावरफुल टीचर स्कूल में आया है। हालांकि शन की मदर उसे कहते हैं कि क्या वो दिन में खाना खाने के लिए आएगा। शन कहता है कि वो खाना खाने के लिए नहीं आ पाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इवनिंग तक डिनर के लिए आ सके। दूसरी ओर शन के बगल में खड़ा हुआ बदमाश शन की मदर से कहता है कि उसका घर सिटी में ही है, इसीलिए वो शन को भूखा नहीं जाने देगा। अब शन अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है, लेकिन जाते हुए शन के मदर शन के हाथ में एक उबला हुआ अंडा रख देते हैं जिससे कि शन लंच के लिए खा सके। शन अब अपनी मॉम को अलविदा कहता है। अब 4 घंटे बाद ये लोग श्वानू सिटी के रास्ते में होते हैं। रास्ते में चलते हुए इन तीनों को 2 बाप बेटे दिखते हैं जो कि बहसबाजी करते हुए रास्ते पर चल रहे होते हैं। शन को इन दोनों की बात सुनकर पता चलता है कि ये दोनों गैम्बलिंग की बात कर रहे थे और गैम्बलिंग में पैसे हारने की वजह से इन दोनों की बहस चल रही थी। अब जैसे ये दोनों बाप बेटे शन एंड उन दोनों गुंडों को पास करते हैं, तभी शन के साथ जो आदमी होता है जिसका नाम टियान शिशियान होता है। शिशियान अब क्योंकि इन दोनों को जानता था तो वो उनसे बात करने लगता है। शिशियान उन दोनों आदमियों को जानता था। ये देखकर शन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो दोनों बाप बेटे शिशियान को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। शिशियान उन बाप बेटों से कहता है कि वो लोग उनके घर पे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि शिशियान के डैड जो है वो उन्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं। हालांकि इन दोनों बाप बेटे की फैमिली जो है उन्हें शिशियान की फैमिली का उधार वापस देना है, लेकिन तब भी क्या हुआ, वो लोग घर तो आ सकते हैं। शिशियान की बात सुनकर शिशियान के अंकल घबराते हुए कहते हैं कि वो कल जरूर आएंगे। अब तभी शिशियान उन दोनों बाप बेटों के कंधे पर हाथ रखता है एंड अपने अंकल ली को बताता है कि उसके फादर ने कहा कि उन्हें अब पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंकल ली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि शर्म की बात है, सच में काफी ज्यादा शर्म की बात। अब शिशियान उन दोनों बाप बेटों को झाड़ियों की तरफ लेकर जाने लगता है। शिशियान जाते हुए बात करता है कि उसके फादर एंड उसके अंकल ली जो हैं वो 10 साल से दोस्त हैं और भाइयों की तरह रहे हैं। जब शिशियान छोटा था तब वो अंकल ली के घर पर जाया करता था और अंकल ली शिशियान को अपने बेटे की तरह ही मानते थे। कुछ समय बाद शिशियान झाड़ियों से वापस आता है। शिशियान के चेहरे पर ब्लड लगा होता है। शिशियान अपने साथी जिसका नाम 14 होता है उसे कहता है कि साथियों को बुलाओ और इन दोनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दो। शन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब शिशियान दोबारा से शन के पास आता है एंड उसे माफी मांगता है एंड कहता है कि उससे जान पहचान के लोग मिल गए थे, इसीलिए उसे थोड़ी लेट हो गई। शन हैरानी के साथ कहता है कि कोई बात नहीं। अब रास्ते पे चलते हुए शन शिशियान से पूछता है कि क्या जो वो मिडिल एज्ड आदमी था वो सच में उसका अंकल था। शिशियान शन को बताता है कि उसके फादर एंड वो मिडिल एज्ड आदमी दोनों यहाँ पर आए थे और वो लोग 10 साल से भी ज्यादा साल तक दोस्त रहे हैं। शिशियान बात करता है कि कैसे वो मिडिल एज्ड आदमी बचपन में उसका ख्याल रखा करता था, लेकिन उधार के चलते ये सब हो गया। शन पूछता है कि आखिर कितने गोल्ड कॉइन्स का उधार था। शिशियान बताता है कि 3 गोल्ड कॉइन्स का उधार था, लेकिन समय के साथ ये गोल्ड कॉइन ना देने पर वो उधार 25 गोल्ड कॉइन्स का हो गया था। और अब क्योंकि कल ही ये दोनों बाप बेटे गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार गए थे तो ये लोग कर्जे में आ गए थे। शन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 25 गोल्ड कॉइन्स के लिए शिशियान ने उन आदमी को मार दिया जो कि उनके फैमिली फ्रेंड थे। अब शिशियान शन को कहता है कि उसे पता है कि शन जो है वो सिर्फ समय बचा रहा है। 1000 गोल्ड कॉइन्स को 2 दिन में कलेक्ट करना सपने में ही पॉसिबल है। शिशियान शन से कहता है कि आखिर वो उसके और 2 दिन बर्बाद क्यों कर रहा है, वो उसे अभी खत्म करके मामले को रफा दफा कर सकता है। शन इस बात को सुनकर शिशियान से कहता है कि 1000 गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भले ही हजारों फैमिलीज की सालों साल बचाई गई सेविंग से ही हो सकते हैं। भले ही एक आम गरीब बच्चे के लिए 2 दिन में इतने ज्यादा पैसे कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शन कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं है और उसे पैसे जमा करने के लिए 2 दिन की जरूरत नहीं, बल्कि वो आज ही पूरे पैसे कलेक्ट कर सकता है। शिशियान शन से कहता है कि क्या वो ये सच में कर सकता है। शन कहता है कि उसे सिर्फ 3 घंटे का ही समय चाहिए। अब हमें सीजियांग काउंटी के बारे में बताया जाता है। सीजियांग काउंटी की 8 सिटीज होती हैं एंड उन सिटीज में से एक सिटी श्वानवू सिटी होती है जहां पर 25 टाउन्स होते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा होती है। श्वानवू सिटी की जो वॉल होती है वो 12 मीटर्स हाई और 10 माइल लंबी होती है। हर समय सिटी को
सोल्जर्स पेट्रोल करते हैं एंड उनके पास वेपन्स होते हैं जिसके साथ वो पेट्रोल करते हैं। सिटी में एंटर करने के बाद शेन और शीशियान सबसे पहले कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में जाती है। शेन कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद एक पवेलियन के आगे रुक जाता है। जिस पवेलियन के सामने शेन रुका होता है वो जिनशू पवेलियन होता है। शेन जिनशू पवेलियन को देखकर कहता है कि वो ना केवल जिनशू पवेलियन से पैसे कमाएगा बल्कि वो शू फैमिली से यहाँ पर बदला भी लेगा। शू फैमिली की तरह ही लिन फैमिली जो कि जिनशू पवेलियन की ओनर होती है, वो लोग भी सिल्क क्लॉथ बिजनेस में होते हैं। शू फैमिली का भी एक सिल्क क्लॉथ बिजनेस होता है, लेकिन वो लिन फैमिली से काफी ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि जो लिन फैमिली है वो भी एक वेल नोन वेल्दी फैमिली है शुआनवू सिटी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिन फैमिली शू फैमिली की कॉम्पिटिटर है, यानी कि वो उनकी राइवल है। जिनशू पवेलियन में एंटर करते ही शेन एंड शीशुआन के पास एक आदमी आता है जो कि उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। शेन उस आदमी को कहता है कि अपने मास्टर को जाके बता दो कि वो लिन फैमिली के साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहता है और इस डील के बाद वो एटलीस्ट हर साल 5000 गोल्ड कॉइन्स कमाएगा। वो सर्वेंट शेन की बात को सुनकर एंड शेन की हालात को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तभी शीशुआन आगे आ जाता है एंड वो उस सर्वेंट को बताता है कि वो ब्लैक गैंग से है और वो है जो कि लिन फैमिली से बिजनेस डील के बारे में बात करना चाहता है। ये सुनकर वो सर्वेंट घबरा जाता है एंड वो उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर लिन फैमिली का हेड आता है। लिन फैमिली का हेड शेन से पूछता है कि वो किस चीज के बारे में बात करना चाहता है। शेन बताता है कि कैसे उसके बिजनेस आइडिया से लिन फैमिली जो है वो हर साल 5000 गोल्ड कॉइन्स कमा सकते हैं। लिन मू जो कि लिन फैमिली का हेड होता है वो शेन को एक्सप्लेन करने को कहता है कि कैसे। शेन बताता है कि उसके पास एक फॉर्मूला है जो कि वो लिन मो को 2000 गोल्ड कॉइन्स के लिए बेच सकता है। शेन की बात सुनकर लिन को शेन की बात पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो शेन एंड शीशुआन को वहां से जाने के लिए कहता है। शीशुआन को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है शेन पर कि उसने उसका भी समय बर्बाद करवा दिया। तभी शेन अपनी जेब से एक बहुत ज्यादा खूबसूरत शाइनी कलर वाले सिल्क क्लॉथ को बाहर निकालता है एंड लिन मो को उसे देखने के लिए कहता है। जैसे कि लिन मो उस कपड़े को देखता है तो वो तुरंत उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है एंड वो शेन से पूछने लगता है कि आखिर एक कपड़ा इतना ज्यादा गोल्डन येलो कलर में कैसे हो सकता है। दूसरी ओर शेन लिन मो को कहता है कि शू फैमिली जो है उनका सिल्क जो है वो इतना ज्यादा येलो है कि वो सिर्फ किंग के लिए ही बनाया जाता है। शेन अब लिन मो से कहता है कि सोच के देखो, अगर वो इस परफेक्ट गोल्डन येलो सिल्क को किंग के पैलेस में भेजेगा तो क्या होगा। शेन कहता है कि अगर ऐसा होगा तो शू फैमिली जो है उनसे किंग सिल्क के कपड़े खरीदना बंद कर देंगे, जिसके बाद वो लिन फैमिली से ही गोल्डन सिल्क खरीदेंगे और लिन फैमिली शुआनवू सिटी की रिचेस्ट फैमिली बन जाएगी। शेन की बात सुनकर लिन मो शेन से कहते हैं कि वो इस चीज को कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि इस कपड़े को शेन ने ही बनाया है। लिन मो की बात का जवाब देते हुए शेन बताता है कि उसके पास इस कपड़े को बनाने के सभी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और उसे सिर्फ 2 घंटे का समय चाहिए इस कपड़े को दोबारा से बनाने के लिए। शेन की बात सुनकर लिन मो शेन को बैकयार्ड देते हैं एंड वहाँ पर वो उसे अलाउ करते हैं कि वो किसी भी सर्वेंट की मदद ले सकता है और इस डाई को दोबारा से क्रिएट कर सकता है। और अगर शेन लिन मो को वो डाई बना के देता है तो लिन मो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसी समय उससे डील कर लेगा। कल रात जब शेन चाइनीज मेडिसिन को बना रहा था तो उस समय उसने ये गोल्डन डाई बनाई थी। इनफैक्ट इस गोल्डन डाई को बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान था। उसने सफोरा राइस को बॉईल किया जिससे कि येलो जूस बना, जिसके बाद शेन ने उस येलो जूस में एलियम नाम के एक इंग्रेडिएंट को ऐड किया और उसे बॉईल किया, जिसके बाद जो येलो कलर था वो काफी ज्यादा नोबल ब्राइट येलो कलर में बदल गया और डाई तैयार हो गई। इस वर्ल्ड में जो येलो डाई बनाई जाती है वो बनाई जाती है गार्डेनिया नाम के एक इंग्रेडिएंट से और वो इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती। ये डाई जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है शेन लैंग जिस डाई को बनाता है उससे। 2.5 घंटे बाद शेन डाई को बनाकर वापिस आता है, जिसके बाद लिन मो से पूछता है क्या काम हो चुका है। शेन कपड़े को बाहर निकालता है एंड कहता है बॉस लिन, क्या अब आप 2000 गोल्ड कॉइन्स को देने के लिए तैयार हैं। इतने ज्यादा गोल्डन ब्राइट येलो सिल्क के क्लॉथ को देखकर लिन मो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद लिन मो शेन को उसकी रेसिपी के बदले 2000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हो जाता है एंड अब वो शेन से रेसिपी मांगता है। शेन रेसिपी देते हुए कहता है कि आपकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी के साथ शो फैमिली को हरा पाएंगे एंड उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस कर पाएंगे। लिन मो पर्सनली उस फॉर्मूला को लेते हैं एंड उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो उस फॉर्मूला को यूज करके गोल्डन येलो डाई बनाते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही वो गोल्डन डाई तैयार भी हो जाती है। अब शेन अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शू फैमिली आ जाती है। शू फैमिली के हेड ग्वांग यून शेन से कहते हैं
तुमने मेरे शू फैमिली के सीक्रेट फार्मूला को चोरी किया शेन। शेन शू फैमिली को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है एंड कहता है कि शू फैमिली यहाँ पर क्यों है। तभी शेन लिनमो की तरफ देखता है एंड उसे समझ में आता है कि लिनमो ने उसे यहाँ पर बुलाया है। शेन लिनमो से इस चीज का जवाब पूछता है। लिनमो शेन को बताता है कि उसका बेटा जो है वो टियानन मार्शल आर्ट्स अकेडमी में पढ़ता है, और तो और शू फैमिली का जो सन इन लॉ है जैंग जिन वो शुआनु सिटी का जनरल गार्ड है, और उसके फादर जो है वो यूजिन काउंटी के गवर्नर हैं, और इसीलिए उन्होंने ये किया। शेन को समझ में आता है कि लिन फैमिली ने अपने परिवार के बेटे के इंपीरियल एग्जाम में पास होने के लिए उसे शू फैमिली को बेच दिया। शू फैमिली के हेड अभी भी शेन को इस चीज के लिए दोषी ठहरा रहे होते हैं। वो शेन से कहते हैं कि उन्होंने इस फॉर्मूला पे काफी ज्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, यहाँ तक कि अब क्वेन क्वेन जो होती है वो भी इस चीज के बीच में आ जाती है एंड वो एक्टिंग करती है रोने की। एंड वो शेन से कहती है कि अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो वो उनसे पैसे मांग लेता, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब इसी सिचुएशन के बाद शुआनु सिटी के 3 ऑफिशियल्स वहाँ पर आ जाते हैं। उन ऑफिशियल्स को वहाँ पर देखकर ग्वांगयुन उन्हें कहते हैं कि शेन ने उनकी सीक्रेट रेसिपी चोरी कर ली है और वो इसके बारे में कुछ करें। इसी दौरान क्वेन क्वेन शेन से कहती है कि अगर वो अपने क्राइम को कन्फेस कर देता है एंड कह देता है कि उसी ने ही इस डाई फार्मूला को उनसे चुराया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना देना चाहता था कि क्वेन क्वेन उसे छोड़े, और अगर शेन यहाँ पर माफी मांगता है एंड अपने गुनाह को कबूल करता है तो शू फैमिली उसे कोई सबक नहीं सिखाएगी और उसे कंफ्यूज ट्रीट करके जाने देगी। शेन क्वेन क्वेन की बात को सुनकर अब सोचने लगता है कि अगर शू फैमिली उसे अभी जाने भी देती है तो कुछ ही समय बाद वो उसे सबक तो जरूर सिखाएंगी। लेकिन ये लोग शेन लैंग को सच में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। शेन अब शू फैमिली से हंसते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे गोल्डन डाई को चुराया, आखिर एविडेंस क्या है। शेन की बात सुनकर शू फैमिली का हेड ग्वांगयुन चालाकी से शेन से कहता है कि शेन तुम हमेशा से एक बेवकूफ रहे हो, आखिर तुम जैसा बेवकूफ और नालायक आदमी एक डाई फार्मूला को कैसे डेवलप कर सकता है। ग्वांगयुन शेन से कहते हैं कि उनकी शू फैमिली सिल्क वीविंग इंडस्ट्री में 10 सालों से भी ज्यादा साल से काम करते हुए आ रहे हैं एंड इसीलिए उनके लिए येलो डाई को इम्प्रूव करना नॉर्मल सी बात है। शेन ग्वांगयुन की बात सुनकर उनसे कहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है। अब शेन शुआनवू सिटी के उन ऑफिशियल से कहता है, माय लॉर्ड्स अगर इस बार मैं पिछली बार से भी अच्छी गोल्डन डाई बना देता हूँ तो सच सबके सामने आ जाएगा। शुआनवू सिटी के वो दोनों ऑफिशियल्स एक दूसरे के साथ अब सोच विचार करने लगते हैं। इसी दौरान क्वेन क्वेन शेन से कहती है, हालांकि तुमने रेसिपी को मेरी फैमिली से चुराया है लेकिन तुम काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल हो। क्वेन क्वेन शेन से कहती है कि अगर वो इस बार डाई बनाने में थोड़ा और सीरियस हो जाएगा तो उसकी डाई जो है वो पहले से ज्यादा अच्छी बन जाएगी। शेन इस बात को सुनकर क्वेन क्वेन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम येलो डाई नहीं पर्पल डाई बनाएंगे। शेन की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में येलो डाई बनाने से ज्यादा मुश्किल पर्पल डाई बनाना है। पर्पल डाई जो है उसे काउंचेस एंड सी शेल से बनाया जाता है। 1 ग्राम डाई को बनाने के लिए कम से कम 300 सी शेल्स की जरूरत होती है। इस समय पे जो ग्रेट डायनेस्टी यैन डायनेस्टी होती है वो लोग भी सी शेल्स एंड काउंचेस से पर्पल डाई को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए और इसीलिए वो रेड एंड ब्लू डाई को मिक्स करके पर्पल डाई को बनाते हैं। और इसीलिए इस समय का जो पर्पल डाई होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता, उसका कलर काफी ज्यादा डल एंड पुअर होता है और इसी वजह से ये पर्पल डाई जो कि रेड एंड ब्लू से बनाई जाती है वो काफी जल्दी गायब भी हो जाती है। और इन्हीं कारणों की वजह से इस वर्ल्ड में पर्पल डाई को बनाना एक प्रॉब्लम की बात है। शेन अब क्वेन क्वेन से कहता है, मैं शेन लैंग अकेला हूँ और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट वाली आइटम को यूज करके पर्पल डाई को बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शू फैमिली जो है वो तुम्हारे पूरे फैमिली की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकती है। तुम्हें नहीं पता होगा कि इसे कैसे करना है, तो क्या तुम ये करने की हिम्मत कर सकते हो। क्वेन क्वेन इस बात को सुनकर अपने फादर की तरफ देखती है एंड उसके फादर अपना सर हिलाकर हाँ कहते हैं, जिसके बाद क्वेन क्वेन शेन से कहती है, अगर तुम हमसे भी ज्यादा अच्छी पर्पल डाई बना देते हो तो हमारी शू फैमिली तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ये सुनकर शेन हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। अगर मैं तुमसे ज्यादा अच्छी पर्पल डाई बना देता हूँ तो तुम्हारे शू फैमिली के हेड को मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर शू फैमिली के हेड ग्वांगयुन शेन से कहते हैं कि इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब तुम जीत जाओगे।
शन अब अनाउंस करता है कि उन्हें 3 घंटे का समय दिया जाए और 3 घंटे के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। शन दोनों ऑफिशियल्स को अब इस चीज का विटनेस बनने के लिए पूछता है, जिस पर वो दोनों ऑफिशियल्स हाँ कह देते हैं। सारी चीजें सेटल होने के बाद शन दोबारा से बैकयार्ड में एंटर करता है। शन ने पहले से ही लिटमस लाइकन को प्रिपेयर करके रखा होता है, जिसके बाद वो लिटमस लाइकन को क्रश करता है एंड उसे बॉईल करता है, जिसके बाद वो उसे यूरिन के साथ मिला देता है, जिससे कि एक बहुत ज्यादा विविड और ब्यूटीफुल पर्पल कलर बाहर निकलने लगता है। हालांकि इस कंपटीशन के लिए शन लैंग को सिर्फ पर्पल डाई बनानी होती है, लेकिन शन लैंग सिर्फ पर्पल डाई नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक दूसरी डाई बनाए जो कि इस एरा में सभी की समझ से बाहर हो। शन अपनी डाइस को प्रिपेयर करते हुए कहता है, मुझे इस चीज को यूज करते हुए देखो जिसे कि इस वर्ल्ड में किसी ने भी पहले नहीं देखा हो। इस चीज से शू फैमिली का सिल्क मेरे सामने डस्ट की तरह लगेगा। 3 घंटे बाद अब शाम का समय हो जाता है। शू फैमिली अपने पर्पल डाई को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। वो पर्पल डाई दिखने में इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती, क्योंकि वो रेड एंड ब्लू डाई से बनाई गई होती है। हालांकि इसके बावजूद भी लिन मो एंड दूसरे लोग शू फैमिली के बनाए गए इस डाई को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। क्वेन शुआनवू सिटी के ऑफिशियल को उस डाई को बनाने की रेसिपी बुक दिखाती है एंड उन्हें रेसिपी की बुक दिखाते हुए कहती है कि शन लैंग ने उनसे रेसिपी चुराई है। शू फैमिली के इंसिस्ट करने पर वो ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं कि वो शन के पर्पल डाई को देखे बिना ही उसे अरेस्ट कर लेंगे। अब ऑफिशियल्स अपने कुछ आदमियों को शन को गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं, लेकिन तभी शन बैकयार्ड का दरवाजा खोलता है एंड वो सभी को रुकने के लिए कहता है। शन अपनी तरफ से बनाई गई पर्पल डाई को सभी को दिखाता है। उस डाई को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्राइट होता है दिखने में। शन अब एक्शू फैमिली के हेड से कहता है, क्या ये डाई मेरे जीतने के लिए काफी नहीं है? अब शन अपने कपड़ों के अंदर से अपनी दूसरी बनाई गई डाई के कपड़े को बाहर निकालता है। शन अब एक रेनबो सिल्क क्लोथ को बाहर निकालकर सभी को दिखाता है एंड उस रेनबो सिल्क कलर को देखकर सभी लोगों के होश दोबारा से उड़ जाते हैं। ऑफिशियल्स भी शन के बनाए गए उस रेनबो डाई को देखकर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उन्होंने इसकी तरह मार्वलस चीज पहले कभी नहीं देखी है। शन अब ऑफिशियल से उसे इंसाफ दिलाने की बात करता है, जिसके बाद ऑफिशियल शू फैमिली के हेड से पूछते हैं कि क्या शन ने उनसे पर्पल डाई एंड रेनबो सिल्क डाई का फॉर्मूला चुराया है। शू फैमिली के हेड इस चीज का जवाब ना में देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। क्वेन अब शन से उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है और तो और वो शुआनवू के ऑफिशियल को सबक सिखाने की बात भी करती है। जाते जाते क्वेन सोचने लगती है कि आखिर शन को डाइस बनाने के फॉर्मूलाज के बारे में कैसे पता है। क्वेन कहती है कि वो जरूर कुछ न कुछ तो मिस कर रही है। क्वेन के जाने के बाद शन उस ऑफिशियल को शुक्रिया कहता है एंड ये भी कहता है कि वो काफी ज्यादा समय के बाद मिले हैं। शन को पता होता है कि ये जो ऑफिशियल उसके सामने खड़ा है उसकी जंग जिन के साथ नहीं बनती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर उसने आज शू फैमिली के साथ एक कॉम्पिटिशन किया। प्रेजेंट में शन को ये सब इसीलिए पता होता है क्योंकि 3 साल पहले जब शन एक फ्लावरी गार्डन में फ्लावर्स के साथ खेल रहा था तो उस समय उसे पता नहीं था कि उसके आसपास हंटिंग चल रही है और कुछ हंटर्स एक बैर को फॉलो कर रहे हैं। वो बैर जब शन फ्लावर्स के पास होता है तब उस पर हमला कर देता है। शन उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन लकीली एक औरत जो कि इस हंटिंग को करवा रही थी वो अपने घोड़े से छलांग मारकर अपने स्पेयर की मदद से उस बैर को मार देती है। हालांकि इस चीज की वजह से शन को भी कुछ खरोच आ गई थी। शन को चोटिल देखते हुए वो लेडी शन को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिलवाती है। शन को अपनी मेमोरीज से पता चलता है कि जिस लेडी ने उनकी मदद की थी वो लेडी जिन म्यूलैन थी, यानी कि शुआनवू कंट्री के कमांडरी प्रिंस की डॉटर। जिन म्यूलैन शन की मदद इसीलिए करती हैं क्योंकि वही उस हंटिंग पार्टी को लीड कर रही थी। न केवल जिन म्यूलैन शन को एक मेडिकल ट्रीटमेंट देती हैं, बल्कि वो किसी को भेजकर शन को पढ़ाने लिखाने के लिए भी कहती हैं। इस दौरान जो वैंग लियान होता है, जो कि शुआनवू कमांड्री के किंग का कोई रिलेटिव होता है, वो इलेक्शन में जीता होता है और क्योंकि वो जिन म्यूलैन से भी प्यार करता था इसीलिए वो सोचता है कि जिन म्यूलैन को इम्प्रेस करने के लिए उसे शन की मदद करनी चाहिए एंड वो शन को पढ़ाने के लिए खुद आ जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि शन कितना ज्यादा बेवकूफ है। हालांकि वैंग लियान जिन म्यूलैन के करीब आना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। ज्यादातर अपने ट्रेनिंग के समय वैंग लियान की जैंग जिन से नहीं बनती थी और इसी चीज का फायदा उठाकर आज शन ने ये रिस्क लेने की हिम्मत की। हालांकि ऐसा लग रहा हो कि वैंग लियान काफी ज्यादा दयालु है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि शन ने पहले वैंग लियान से जिन म्यूलैन के बारे में पूछा होता है तो वैंग लियान
उसे आखिर में डांटता है एंड कहता है कि आखिर उस जैसा गांव का गवार अर्ल्स पैलेस की डॉटर का नाम कैसे ले सकता है। अब इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वैंग लियान की बात सुनकर शन को पता चलता है कि वैंग लियान उसका दोस्त नहीं है और अब वो आगे चलकर उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन अब बात आती है शू फैमिली की, जो कि शन से बदला जरूर लेंगे। शन सोचता है कि उसे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहाँ पर वो अगर एक भी गलत स्टेप चल देता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। शन रास्ते पर चल रहा होता है। अचानक से उसे क्वैन क्वैन दिखती है, जो कि अपनी कैरेज में अपने घर की ओर जा रही होती है। क्वैन क्वैन शन से पूछती है कि उसने पहले उसे क्यों नहीं बताया कि उसे डाइंग के बारे में पता है। क्वैन क्वैन शन से कहती है कि उसने पहले शन को अंडर एस्टिमेट किया। क्वैन क्वैन शन से पूछती है कि आखिर उसने अपने इस टैलेंट के बारे में पहले उसे क्यों नहीं बताया। शन अपने मन के अंदर कहता है कि क्वैन क्वैन कितनी ज्यादा मतलबी है। अगर पुराना शन होता तो वो अभी क्वैन क्वैन के लिए अपनी जान भी दे देता। क्वैन क्वैन अब शन के सामने एक ऑफर रखती है, जिसमें वो कहती है कि अगर वो शू फैमिली के लिए काम करेगा तो उसे हर महीने 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। क्वैन क्वैन शन से कहती है कि अगर शन शू फैमिली को रेनबो कलर एंड पर्पल कलर डाई को शू फैमिली को देगा तब वो शन के लिए एक डाइंग रूम बनाएंगे, जहाँ पर शन अपने डाइंग प्रोसेस पर काम कर सकता है एंड अपनी क्राफ्ट्समैन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। क्वैन क्वैन शन से कहती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता, और अगर वो उससे प्यार करता है तो वो इस तरीके से क्वैन क्वैन की मदद कर सकता है। ये कहकर क्वैन क्वैन शन का फायदा उठाने की कोशिश करती है। हालांकि शन उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता एंड वो आगे जाने लगता है। जाते हुए क्वैन क्वैन शन से कहती है, इस चीज को मत भूलना कि अभी भी तुमने टियानहेंग को 1000 गोल्ड कॉइन्स देने हैं। इस बात को सुनकर शन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो पीछे मुड़कर क्वैन क्वैन से कहता है कि उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स के बारे में कैसे पता चला। जाते हुए क्वैन क्वैन शन को बताती है कि अगर शू फैमिली को रेनबो कलर एंड पर्पल कलर की डाई का फॉर्मूला नहीं मिला तो शन को पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा। इसी दौरान टियान शिशियान भी शन को याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ 14 घंटे का समय बचा है। 14 घंटे बाद ब्लैक गैंग आकर उसके घर पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार देगी एंड उसे भी मार देगी। शन इस चीज से समझ जाता है कि शू फैमिली एंड ब्लैक गैंग जो है वो मिले हुए हैं, और अगर वो उन्हें पर्पल डाई एंड रेनबो डाई का फॉर्मूला नहीं देता है तो वो लोग उसकी फैमिली को मार डालेंगे। शन खुद को बताता है कि अगर वो शू फैमिली को ये फॉर्मूला दे देता है एंड उनके घर पर हमेशा के लिए काम करने के लिए मान जाता है तो उसकी फैमिली अकेली हो जाएगी, और वो ये चीज़ नहीं होने देना चाहता। उसे इस मैटर को एक बारी में ही पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब जब शन श्वानवू सिटी में घूम रहा होता है, उसी दौरान श्वानवू सिटी के एक रोड पर एक रॉयल मेंबर अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रही होती है। उस रॉयल मेंबर के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी लोगों को दूर हटा रहे होते हैं। जितने भी सिटी के लोग वहाँ पर होते हैं वो किम फैमिली के मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं एंड उनके आर्मी को लीड करने के मोमेंटम की भी तारीफ करते हैं। तभी शन जिन म्यूलियन की तरफ देखता है। जिन म्यूलियन की तरफ देखकर शन कहता है कि अब इंतजार खत्म हुआ, गोल्डन म्यूलियन जो है वो उसके सामने है। शन सोचता है कि पहले भी जिन म्यूलियन ने उसकी मदद की हुई है, और इसी सोच के साथ शन जिन म्यूलियन के घोड़े के सामने आ जाता है। जिन म्यूलियन जिसने कि अपना रेड आर्मर पहना होता है, उसके सामने जैसे ही शन आता है तो जिन म्यूलियन के घोड़े के हाथों नीचे जमीन पर गिर जाता है। शन को इस चीज से थोड़ी चोटें आती हैं। जिन म्यूलियन इस चीज को देखकर अपने घोड़े को रोक देती है एंड जल्दी से वो शन के पास आती है। जिन म्यूलियन शन के चेहरे को देखती है एंड शन के हैंडसम चेहरे को देखकर उसे याद आता है कि पहले भी उसने शन को कहीं देखा हुआ है। जिन म्यूलियन अब अपने आर्मी से कहती है कि शन को रॉयल पैलेस में ले जाया जाए और वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और अब इसी चीज से शन का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। अब शन को एक कैरेज में बिठाया जाता है एंड उसे श्वानवू मैंशन की ओर ले जाया जाने लगता है। श्वानवू मैंशन जो होता है वो सिटी के अंदर नहीं होता, वो एक कैसल मेनर में होता है जो कि श्वानवू सिटी से 20 माइल दूर होता है। शू फैमिली काफी ज्यादा रिच होती है, लेकिन शू फैमिली का घर उसे श्वानवू मैंशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कैरेज के अंदर जैसे ही शन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने श्वानवू मैंशन को देखता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। हुआ के जो प्रिंस होते हैं एंड जो जिन फैमिली होती हैं वो एक नोबल फैमिली होते हैं 100 सालों से, और इसके चलते जो उनका राज्य होता है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला होता है। प्रिंस श्वानवू के मेंशन के अंदर मीटिंग हॉल में जिन म्यूलन अपने दोनों पेरेंट्स को ग्रीट करती है। मीटिंग हॉल में प्रिंस जिन गुआओ अपनी वाइफ काउंटेस श्वानवू के साथ बैठे होते हैं, जिसके बाद वो जिन म्यूलन से मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं। जिन म्यूलन जवाब देती है कि परफॉर्मेंस अच्छी रही और जिन फैमिली की इज्जत बरकरार है। जिन गुआओ
अब जिन म्यूलियन से कहते हैं कि अगर उसका बड़ा भाई जिन म्यूलियन के 1/3 हिस्से की तरह भी होता तो वहाँ शुआनवू सिटी को वारिस ना होने का कोई डर नहीं होता। जिन म्यूलियन अब अपने फादर से पूछती है कि क्या सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है। जिन म्यूलियन के फादर जिन गुआओ उसे बताते हैं स्टेट ऑफ यू ने एक न्यू रूल को लागू किया है जिसके तहत नोबिलिटी की मिलिट्री पावर को कम कर दिया गया है और उनकी लैंड से जरूरतों की चीजों को कम कर दिया है। जो दुनिया में नई और पुरानी फोर्सेस हैं वो अब एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ गई हैं और अब उनका शुआनवू मैंशन जो है वो भी कंफ्यूज्ड है। इस बात को सुनकर जिन म्यूलियन अपने पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो वहाँ पर है तब तक वो उनके अर्ल शुआनवू मैंशन को कभी खत्म नहीं होने देगी और ना ही वो शादी करेगी। जिन म्यूलियन कहती है कि वो घर पर रहेगी और अपने भाई की मदद करेगी अपने जिन फैमिली के सेंचुरी ओल्ड विरासत को बचाने में। प्रिंस बात करते हैं कि कैसे जिन म्यूलियन का भाई एक बेकार आदमी है, वो किसी काम का नहीं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि प्रिंस से कहता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है। प्रिंस अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो कि उनसे अभी मिलना चाहता है। वो सर्वेंट जवाब देता है कि जिस आदमी को प्रिंसेस ने थोड़ी देर पहले बचाया था उसने कहा कि उसको प्रिंस को कुछ अर्जेंट चीज रिपोर्ट करनी है और वो बात है यंग लेडी की मैरिज को लेकर, यानी कि जिन म्यूलियन की मैरिज को लेकर। प्रिंस अपने सर्वेंट से कहकर उस आदमी को उन तक लाने के लिए कहते हैं, जिसके थोड़े समय बाद ही शेन वहाँ पर आ जाता है। शेन प्रिंस और काउंटेस को ग्रीट करता है, जिसके बाद प्रिंस शेन से पूछते हैं कि आखिर वो उनकी बेटी की मैरिज के बारे में क्या बात करना चाहता है। यहाँ तक कि प्रिंस भी शेन के हैंडसम फेस की अपने मन के अंदर तारीफ करते हैं। दूसरी ओर शेन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि उसकी शेन फैमिली की किस्मत अब उसके इस आखिरी दाव पर है। शेन प्रिंस को बताता है कि यू फैमिली जो है वो प्रिंस के सामने एक मैरिज प्रपोज को लेकर आने वाले हैं। यू होंग शू जो है वो मिस जिन म्यूलियन से शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर जिन फैमिली हैरान हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शेन को ये बात कैसे पता चला, तो इसी चीज की बात शुरुआत में जैंग जिन ने क्वेन क्वेन के साथ की थी। उस समय जैंग जिन ने ये बात खुलेआम इसीलिए कह दी थी क्योंकि उसे लगा था कि शेन जो है वो एक बेवकूफ आदमी है और उसे भला ये चीज कैसे ही समझ में आएगी। यू किंगडम में जो यू फैमिली है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ना केवल ये बल्कि यू फैमिली मोनार्क के रिलेटिव्स भी हैं और तो और टियानन प्रोविंस के गवर्नर और जनरल पिग्नैन जो हैं वो भी जू फैमिली से ही आते हैं। शेन की बात सुनकर जिन फैमिली के हेड जिन गुआओ शेन से पूछते हैं कि ये बात तो काफी ज्यादा सीक्रेट है, तो आखिर उसे इस चीज के बारे में कैसे पता चला। शेन बताता है कि जो शू फैमिली की शू क्वेन क्वेन है और उसका न्यू फियांसे जैंग जिन है, वो लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे शेन के सामने, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शेन एक बेवकूफ है, इसलिए उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। अब तभी जिन गुआओ के पास उनका एक सर्वेंट आता है एंड उन्हें बताता है कि शेन लैंग जो है उसने कुछ ही समय पहले शू फैमिली के वहां से पैसे चोरी किए और तो और उन्होंने उनकी मेड को भी मोलेस्ट किया, इसीलिए उसे शू फैमिली से निकाल दिया गया। इस बात को सुनकर जिन गुआओ को शेन अब याद आने लगता है। जिन फैमिली के हेड सोचते हैं कि शायद से पैसे चुराने की बात और मेड को छेड़ने की बात एक झूठ हो सकती है। जिन फैमिली के हेड को शेन पर भी विश्वास नहीं हो रहा होता, उन्हें लगता है कि शेन जो है वो मजाक कर रहा है। जिन फैमिली के हेड डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज की छानबीन करेंगे, जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जल्दी से ऑफिशियल रोड्स को चेक करो और अगर वहाँ पर उन्हें जू फैमिली का कोई भी मेंबर मिलता है तो जल्दी से जल्दी उसे यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया जाए। ये सुनकर उनका सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। अब जिन फैमिली के हेड शेन से कहते हैं कि अगर ये चीज जो कि शेन ने उन्हें बताई है वो सच हुई तो वो शेन को काफी ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड देंगे। जिन गुआओ शेन से पूछते हैं कि जो कुछ भी उसे चाहिए वो उसे अभी बता सकता है। शेन अब काफी चीजों के बारे में सोचता है। इस ह्यूज रिवॉर्ड वाली बात को सुनकर शेन अब कुछ भी मांग सकता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शेन अब इस रिवॉर्ड की मदद से शू फैमिली एंड ब्लैक गैंग से फाइट बैक कर सकता था और उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके दे सकता था। हालांकि जो शेन को चाहिए होता है वो इन 3 फैमिलीज को सॉल्व करने जितना सिंपल नहीं होता। शेन अब मांग रखता है कि उसे जिन फैमिली के मेंशन पर काम पे रख लिया जाए। शेन का इस चीज को कहने के पीछे का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है एंड वो होता है कि वो जिन म्यूलियन के करीब जाकर उसे अपना बनाना चाहता था। शेन अर्ल्स मेंशन में काम करते हुए जिन म्यूलियन के करीब जाने की कोशिश करता, जिसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस से जिन म्यूलियन को अट्रैक्ट करता और फाइनली वो उसे अपनी गॉडेस बना लेता। जिन फैमिली के हेड भी शेन के इस मांग को अप्रूव कर देते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि वो आज से क्राउन प्रिंस के साथ स्टडी करेगा। अब इसी दौरान वहाँ पर जिन गुआओ का सर्वेंट आता है एंड वो उन्हें बताता है कि जू फैमिली जो है वो कल रात को ही नू जियांग सिटी में आए और वो अब शुआनवू सिटी की ओर बढ़ रहे हैं।
सर्वेंट की इस बात को सुनकर जिन गुआओ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड शन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शन को डर होता है कि जो फैमिली इतनी आगे श्वानवू सिटी की ओर बढ़ रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी गॉडेस जिन म्यूलियन को यू फैमिली वाले रख लेंगे। शन बात करता है कि उसके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद उसकी गॉडेस जिन म्यूलियन जो है वो किसी और की हो जाएगी। हालांकि शन इस चीज को नहीं होने देना चाहता था। दूसरी ओर श्वानवू मैंशन के अंदर प्रिंस जिन गुआओ काफी ज्यादा बेचैन होते हैं क्योंकि जो आदमी यू फैमिली से आ रहा होता है वो जनरल यूलिन होता है। यूलिन के सीक्रेटली जिन फैमिली से मिलने का सिर्फ एक ही कारण होता है। अब क्योंकि जिस प्रीवियस सिचुएशन के बारे में प्रिंस जिन गुआओ ने बात की थी उसी चीज का फायदा उठाकर यूलिन वहां पर आता एंड वो प्रिंस गुआओ से जिन म्यूलियन का हाथ मांगता और इस समय पर जिन गुआओ इस चीज को मना नहीं कर सकते थे। फैमिली के हेड जिन गुआओ को समझ में आता है कि जो फैमिली जो है वो उनके अर्ल्स मैंशन के पिलर्स को तोड़ना चाहती है ताकि वो उनके मिलिट्री पावर को ले सके। जिन गुआओ की वाइफ उनसे पूछती है कि क्या वो इस चीज में उन्हें मना नहीं कर सकता। जिन बताते हैं कि यू फैमिली जो है वो बहुत बड़ी फैमिली है और अगर वो उन्हें खुले में इस चीज के लिए मना कर देते हैं तो ये उन्हें धोखा देने जैसा होगा। जिन बात करता है कि शायद इस चीज के पीछे मोनार्क का हाथ हो। अपनी फादर की बात सुनकर जिन म्यूलियन एक डैगर को बाहर निकालती है एंड अपनी गर्दन की तरफ करते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो अपनी शक्ल ही बिगाड़ देगी। म्यूलियन को ऐसा करता हुआ देखकर गुआओ उसके हाथ से डैगर छीनते हैं एंड उसे मना करते हैं इस चीज को करने के लिए। गुआओ म्यूलियन से कहते हैं मैं अपनी फैमिली की सेंचुरी ओल्ड विरासत को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और वैसे भी म्यूलियन अगर तुम अपने चेहरे को खराब कर भी देते हो तब भी यू फैमिली तुम्हें प्रपोज करेगी। जिन म्यूलियन अब बात करती है कि अगर वो अभी शादी कर लेती है और अपने हस्बैंड को मेंशन के अंदर ले आती है तो यू फैमिली के पास पीछे हटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। प्रिंस म्यूलियन से कहते हैं कि यू होंगशू जो है उसका भी फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है और वो एक एक्सीलेंट सन इन लॉ है लेकिन म्यूलियन के फादर होने के नाते म्यूलियन अपनी हैप्पीनेस को फैमिली के फायदे के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। प्रिंस म्यूलियन से इस चीज के बारे में दोबारा से सोचने के लिए कहते हैं। तभी म्यूलियन अपने घुटनों पर आ जाती है एंड अपने फादर के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है कि उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी अगर वो फैमिली को कंट्रीब्यूट कर पाई तो। लेकिन आज से 100 साल बाद उसका जो छोटा भाई है वो एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस को संभाल नहीं पाएगा और इसीलिए म्यूलियन किसी बाहर वाले से शादी करने के लिए मना कर देती है। प्रिंस अब इस चीज के बारे में ध्यान से सोचने लगते हैं। अब प्रिंस एक पेपर पर 5 कैंडिडेट्स का नाम लिखते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि हालांकि सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट है लेकिन म्यूलियन के फादर होने के नाते उन्हें म्यूलियन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंस म्यूलियन से कहते हैं कि जिनका नाम उन्होंने इस पेज पे लिखा है वो 5 यंग लोग हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सीलेंट हैं। इसीलिए म्यूलियन को इनमें से एक व्यक्ति को ध्यान से चूज करना होगा अपने हस्बैंड के रूप में। प्रिंस अब अपने एक आदमी जिन जोंग को इन लोगों के नाम देते हैं एंड उन्हें इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर लाने के लिए कहते हैं। अब तभी अचानक से वहाँ पर शन आ जाता है एंड प्रिंस एंड म्यूलियन से कहता है कि क्या वो इस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है। शन लैंग को देखकर जिन म्यूलियन हैरान हो जाती है। शन म्यूलियन के पास आता है एंड उनसे कहता है मिस म्यूलियन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस चीज को सुनकर म्यूलियन हैरान हो जाती है। तभी प्रिंस को इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी प्रिंस की वाइफ काउंटेस, अब से मैं प्रिंस को काउंट बुलाऊंगा, काउंटेस काउंट के पास आती है। उन्हें बताती है कि उन्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोगों को ये चीज पता है कि शन जो है वो मेंटली रिटार्डेड है और वो अभी भी एक बच्चा है। काउंटेस काउंट से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर काउंट का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। काउंट अपने एक सर्वेंट से कहते हैं कि अभी के लिए शन को उसके घर भेज दो और हाँ उसे 10 गोल्ड कॉइन्स देना लेकिन वो 10 गोल्ड कॉइन्स उसके पेरेंट्स को देना, उसको नहीं। और जैसे ही कल का दिन आता है तो किसी को भेजकर शन को यहाँ वापस लाने को कहो और उसे ठीक से पढ़ाओ और डिसिप्लिन में रखो। अब अचानक से म्यूलियन शन को देखकर थोड़ी हैरान सी हो जाती है जिसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती हैं एंड वो शन से पूछती है कि वो सेकंड इडियट है ना। इस टैग को सुनकर शन हैरान हो जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है क्या यहाँ पर 2 इडियट्स हैं। शन लैंग का एक निकनेम होता है विलेज में। शन को विलेज में सेकंड इडियट कहते हैं क्योंकि विलेज में शन से भी बड़ा एक बेवकूफ होता है एंड शन एंड फर्स्ट इडियट एक दूसरे के साथ दोस्त होते हैं, इसीलिए उन दोनों को फूल डुओ भी कहा जाता है। और इसीलिए जब अभी जिन म्यूलियन शन लैंग से मिली तो उसे पता चला कि शन लैंग का नाम सेकंड इडियट है और इसीलिए जिन म्यूलियन शन को एक बच्चे की तरह देखती है। अब क्योंकि म्यूलियन को अडल्ट वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगते हैं तो इसीलिए
उसे बच्चों की सिंप्लिसिटी काफी ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए वो उन लोगों के साथ फ्रेंडली है जिनके अंदर बचपना है। म्यूलन को लगता है कि शन का ये कहना कि वो उनसे शादी करना चाहता है ये बचपना ही है और इसीलिए म्यूलन शन लैंग को भी कंपटीशन की लिस्ट में डाल देती है। हालांकि ये चीज काउंट को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है। हालांकि काउंट को पता होता है कि म्यूलन ने सिर्फ काइंडनेस में ये चीज की है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गुस्सा आ रहा होता है एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें गुस्सा किस चीज पर आ रहा है। काउंट अब एक चेयर पर बैठ जाते हैं जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि शन लैंग को 6th स्टडी रूम में ले जाया जाए। शन लैंग को इस चीज से गुस्सा नहीं आता कि म्यूलन ने उसे सेकंड इडियट कहा है। शन बात करता है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट में होना ही विक्ट्री की निशानी है। शन अब दोबारा से तैयार हो जाता है सब लोगों को शॉक करने के लिए। अभी के लिए मैं इस मानवा को यहीं तक एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और एपिसोड लेकर आऊँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे को ट्रांसलेशन ठीक से नहीं मिला कहीं पे और कहीं पे कुछ इश्यूज़। बट हाँ जहाँ तक मैं कर सकता था अभी मैंने कर दिया। एंड अगर चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। माता ने